अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल स्टोरी नेट सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें ताकि सबसे पहले आपको बेहतरीन रोज़ाना स्टोरीज़ और कहानियाँ मिल सके। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जून का महीना था और दोपहर के वक़्त सूरज आग बरसा रहा था। बाहर का दर्जा हरारत तकरीबन 43 से 44 सेंटीग्रेड को छू रहा होगा और गलियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरे शहर पर मौत खामोशी से तारी हो। ऐसे में मैं आंटी ठंडे कमरे में बैठी छत के पंखे को देख रही थी। 36 साला हिरा हुसन और दिलकशी का शिकार थी। उसे देखकर कोई भी उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। उसका शौहर पिछले कई सालों से खलीज में मुलाजमत करता था और साल में या 6 महीने में एक बार चंद दिनों के लिए आता था। हिरा के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर था, हर आसूदगी थी, लेकिन जो चीज़ नहीं थी वो किसी का साथ और तवज्जो। इन तन्हाई इंसान को अंदर से दीमक की तरह चाट जाती है और हीरा भी इसी तन्हाई और शदीद बोरियत से तंग आ चुकी थी और अपनी वीरान ज़िंदगी में पिछले 2 सालों से रौनक नहीं थी। अबरार मोहल्ले का एक खूबसूरत नौजवान दर्जी था। हीरा के कपड़े सिलाई करने के लिए अक्सर उसके घर आता था। इब्रार का कद, उसकी धीमी आवाज़ और तमीज़दार गुफ्तगू, सबसे बढ़कर उसके काम की सफाई ने राबिया को अपना दीवाना बना दिया था। हीरा अबरार की बातचीत का अंदाज़ा और उसे चोर नज़रों से बहुत देखती थी। वो जानती थी कि अबरार उसकी तरफ मुतवज्जो है, लेकिन ख़ानदानी शराफत और खौफ की वजह से हमेशा पीछे हट जाती थी। अबरार अच्छी तरह समझता था कि आंटी के इरादे अब काम करवाने के नहीं कुछ और हैं, लेकिन वो हमेशा अपने जज्बात पर काबू करने की कोशिश करता और उसे इज्जत और मोहल्ले में बदनामी का डर था। इस जुमेरात की दोपहर कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। हीरा के कमरे में भी थी। हीरा कमरे में अकेली थी और उसका दिल किसी शदीद हलचल का तकाजा कर रहा था। रात को उसके शौहर का फ़ोन आया था कि वो कल रात पाकिस्तान पहुंच रहा है। हीरा ने आईने में अपना जायज़ा लिया। उसने गहरे रंगत का लिबास पहना हुआ था, उसकी गोरी रंगत पर जो खूब जच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन उठाया और अबरार के नंबर पर कॉल किया। फ़ोन दूसरी तरफ अबरार की मौदबाना आवाज़ आई। जी आंटी फरमाइए। हीरा ने अपनी आवाज़ में किसी ख़ास किस्म की नरमी और शोखी पैदा करते हुए कहा, अबरार तुम कहाँ हो? पिछले महीने मैंने एक सूट लिया था, छोटा हो गया है और तुम आओ और आकर नाप ले जाओ। रात को तुम्हारे भाई आ रहे हैं और मुझे वो कल तक चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले मेरा काम हो जाए। अबरार ने बाहर तपती हुई धूप की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, आंटी इस वक्त तो बहुत शदीद गर्मी है, गली में कुत्ता भी नहीं निकल रहा, अगर मैं शाम को आ जाऊँ? आंटी ने थोड़ा सा लाड दिखाते हुए कहा, अरे नहीं अबरार, शाम को बहुत काम है, तुम बस अभी घर आ जाओ, घर में एसी चल रहा है, गर्मी नहीं लगेगी। अबरार हीरा की बात नहीं टाल सका और दुकान का दरवाज़ा बंद करके उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब अबरार ठीक 3 बजे हीरा के घर पहुंचा, उसने घंटी बजाई तो हीरा ने खुद दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एयर कंडीशन की ठंडी हवा का एक दोस्त झोंका आया जो अबरार के चेहरे से टकराया, जिसने बाहर तपती हुई गर्मी का एहसास पल भर में ख़त्म कर दिया। हीरा के चेहरे पर एक जादुई मुस्कुराहट थी। उसने अबरार को अंदर आने का इशारा किया और कहा, अबरार जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर तो आग लगी हुई है, तुम तो बिल्कुल मरने वाले होगे। पहले ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो, फिर बात करते हैं। फिर हीरा ने फ्रिज से ठंडा गिलास निकालकर अबरार की तरफ बढ़ाया। अबरार ने घबराहट ने अपनी नज़रें झुका ली, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने गिलास पकड़ते हुए इंतहाई धीमी आवाज़ में कहा, आंटी मैं आपका नाप ले लूँ और ले तो लूँ, लेकिन दुकान पर बहुत काम है और मुझे देर हो जाएगी। इंतहाई आराम से आंटी ने सोफे पर बैठ गई। उसने एक टांग पर दूसरी टांग रखी और अबरार को देखते हुए शरारती अंदाज में बोली, हाँ ना, अब तुम आ ही गए हो, पर इतनी जल्दी क्या है? पहले ये बताओ शादी कब कर रहे हो? तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। तुम्हारी तो अबरार ने अपनी जेब से मेजरिंग टेप निकाली और असाब पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बदला, बस आंटी अम्मी देख रही हैं, कोई अच्छी सी लड़की जैसे ही पसंद आएगी शादी कर लूँगा। हीरो ने अपनी जगह से उठते हुए गहरी सांस ली और अबरार के करीब करीब आकर खड़ी हो गई। उसके जिस्म से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू ने अबरार के हवास को मुअत्तल कर दिया। कमर पर हाथ रखा
और अबरार की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तो अम्मी को देखने पर तुम्हें क्या देखती है, या नहीं तुम इतने सादा बनने की कोशिश करते हो, मुझे सब पता है। ये देखो पिछले 6 महीनों से शोहर के ना होने की वजह से घर में बैठ बैठ कर मेरी कमर कितनी मोटी हो गई है, ज़रा खुद ही नाप लेकर देखो कि कितना फ़र्क पड़ा है। अबरार का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से मई रंग टेप उठाई और हीरा की गिर कमर के गिर्द टेप लपेट कर अबरार ने उसका नाप लिया और घबराहट महसूस की। उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर आहिस्ता से हीरा ने सरगोशी की, अबरार तुम्हारे हाथ बहुत नरम हैं और गर्म भी हैं, क्या तुम्हें बुखार है? उसने अपनी दबी हुई कैफियत को दबाते हुए कहा, बस ये क्या गलत हो रहा है, मुझे जाने दे, मैं कल आ जाऊंगा। हीरा ने मुस्कुराते हुए एक झटके से टेप अबरार के हाथ से छीना और उसे बेड पर फेंक दिया। उसने अबरार का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, गलत क्या है अबरार, मैं तुमसे ज़बरदस्ती करने को तो नहीं कहा, मैं तो ये सब कुछ करने को कह रही हूँ। मैं पिछले 6 महीने से इस बड़े घर में अकेली हूँ, तुम रोज़ मेरे सामने आते हो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है? मैं रोज़ सोचती थी कि काश ये लड़का हम कुछ समझे, लेकिन तुम तो इतने डरपोक निकले। कि हीरा ने अबरार के बिल्कुल करीब होकर उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल दिया। अबरार की सांसें तेज हो चुकी थी और हीरा का ये रूप उसके तमाम दफाई बंधन तोड़ रहा था। हीरा ने आंखों में देखते हुए आखिरी बार किया, देखो अबरार, इस सूट की सिलाई के बदले मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी, लेकिन ये जो नाप है ना, ये फ्री में ले लो। उसकी चटपटी और देसी गुफ्तगू के दरमियान अबरार का बचा खुचा कंट्रोल भी हवा में उड़ गया। उसने चारों तरफ देखा, घर में और कोई तीसरा मौजूद नहीं था, तो सिर्फ ऐसे ही सरसराहट और हीरा की मदहोश कुन आंखें। अबरार ने डरते हुए आखिरी सवाल किया कि आंटी मोहल्ले को में किसी को पता चल गया तो, या भाई को शक हो गया तो? हीरा ने हंसते हुए अबरार के बालों को हल्का सा खींचा, उसके गाल पर हाथ रख कर कहा, अरे बुद्धू, अगर किसी ने देख भी लिया तो कह देना दर्जी हूँ, नाप ले रहा था। अब चुप करो और जो करने आए हो वो करो। उसके बाद कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और वक़्त जैसे वहीं थम गया हो। अबरार जब हीरा के घर से बाहर निकला तो उसके कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दिमाग में एक अजीब सा सुकून था और एक अनजाना सा खौफ भी जो उसे अंदर से डरा रहा था। तपती हुई दोपहर में सूरज ढलने लगा था और सूरज की तपश में थोड़ी कमी आ चुकी थी, लेकिन अबरार के अंदर जो आग लगी थी वह पूरी तरह ठंडी नहीं हो रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जहां हीरा के दिए हुए वो 5,000 रुपये के कड़क नोट मौजूद थे, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे अनोखी और महंगी फिटिंग की कमाई थी। वो सीधा अपनी दुकान पर आया, शटर ऊपर किया और अंदर बैठ गया और पंखे के नीचे बैठकर गहरे सांस लेने लगा। उसकी आंखों में अब हीरा का वो चेहरा जो शरारती मुस्कुराहट और उसके कमर का और कमरे का ठंडा माहौल उसमें घूम रहा था। उसे बार बार हीरा के वो आखिरी अल्फाज याद आ रहे थे कि मुझे साड़ी में ही मज़ा आता है, अगले हफ्ते फिर बुलाऊंगी। अबरार ने सोचा कि ज़िंदगी पिछले 2 सालों से कितनी बोर चल रही थी। वो रोज़ कपड़े सीता था, नाप लेता था तो घर चला जाता, लेकिन आज उसकी एक दोपहर उसके सोचने का अंदाज ही बदल दिया। वो खुद भी मलामत कर रहा था कि उसने एक शादीशुदा औरत के साथ ये सब किया, लेकिन दूसरी तरफ उसका शौहर हसन जो उसका हुसन बेबाक अंदाज उसे इस रास्ते पर उकसाता था। अगले जुम्मा का दिन था और हीरा का शौहर वापस आ चुका था। घर में चहल पहल थी, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। रात में हीरा एक फर्माबरदार और खुशबाश बीवी की तरह सबकी मेहमान नवाजी में मसरूफ़ थी। सारी चमक दमक और हंगामे के बावजूद हीरा का जहन कहीं और बिनक रहा था। जब भी उसका शौहर उससे बात करता तो वो लाशौरी तौर पर उसको मासूम और घबराए हुए चेहरा याद आ जाता। हीरा को वो पैसे तो दे सकता था, लेकिन दिल का सुकून नहीं दे सकता था जो अबरार की जवान बाहों में हीरा ने महसूस किया था। हीरा ने खुद को आईने के सामने खड़े होकर अपने गले में हसन का दिया हुआ, उसके शौहर का दिया हुआ हार पहनकर अबरार को याद कर रही थी और उसके लम्स को महसूस कर रही थी, जिसने उसकी कमर पर
टेप लगाई थी और वो अपने शोहर के साथ हंसकर बोल रही थी, लेकिन उसके अंदर का चटपटा और देसी अंदाज अभी अबरार की धीमी गुफ्तगू का आदी हो चुका था। वो जानती थी ये खेल इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अबरार पूरा हफ्ता दुकान पर बेचैन बैठा रहा। उसका काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता तो अबरार को लगता कि शायद हीरा का कोई पैगाम लेकर आया है। वो बार बार अपने फ़ोन को देखता, हीरा का कोई कॉल तो मैसेज तो नहीं आया। उसके दिल में ये भी डर था कि कहीं हीरा के शोहर को किसी ने सब कुछ बता ना दिया हो या उसको किसी तरह शक ना हो गया हो। लेकिन इस डर के साथ साथ एक तड़प भी थी जो हीरा की तरफ उसे खींच रही थी। अबरार ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो इस दलदल से दूर रहे। वो एक दर्जी है और उसे ऐसे बड़े घरों के मामलात में पड़ना उसके लिए तबाही का बायस बन सकता है। लेकिन हीरा की दी हुई 5,000 की वो फिटिंग फीस और उसका वो लहजा उसके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पूरा हफ्ता ऐसी कश्मकश में मुब्तला रहा। कभी वो नमाज पढ़ने मस्जिद आता तो तौबा करता, कभी दुकान पर बैठ कर हीरा के नए लिबास के डिज़ाइन के बारे में सोचना लगता। अबरार के इंतज़ार में अगली जुमेरात को ख़त्म हो जब उसका शोहर वापस चला गया और घर में फिर एक दफ़ा खामोशी और तन्हाई छा गई जिससे हीरा को नफरत थी। जब ठीक दोपहर के 2 बजे अबरार की स्क्रीन रोशन हुई, उस पर हीरा का नाम चमकने लगा और उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया और कान से लगाया। हीरा की आवाज़ में वही पुरानी शोरगी और चटपटापन था। उसने बगैर किसी तमीज़ के कहा कि बाज़ार से वो एक बहुत ही खूबसूरत रेशमी साड़ी लाई है। तुम्हारे भाई तो चले गए हैं और घर में फिर वही बोरियत है और मौसम भी अच्छा है। जल्दी आ जाओ, इस साड़ी का ज़रा नाप ठीक से लेना है। पिछली दफ़ा की तरह घबराना नहीं है। अबरार ने बाहर देखा। धूप इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन उसके अंदर की जज्बात की गर्मी पिछले हफ्ते से ज़्यादा थी। उसने दुकान का शटर गिराया और अपनी मयरिंग टेप जेब में डाली और एक नए अज़म और चमकती हुई आंखों के साथ वो हीरा के घर की तरफ चल पड़ा, ये जानते हुए कि अब वो सिर्फ एक दर्जी नहीं था बल्कि हीरा की तन्हाई का वाहद और पसंदीदा इलाज भी बन चुका था। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। आज की कहानी यहीं ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल स्टोरी नेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोबारा नए वीडियो में फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।